नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो देश हित। जिस मस्जिद को लेकर के कई महीने से हंगामा मचा था, बवाल मचा हुआ था, जिस मस्जिद को तोड़ने के लिए हिंदू संगठनों ने मुहिम चला रखी थी, जिस मस्जिद को टूटने से बचाने के लिए मुस्लिम नेता सड़क पर तो नहीं लेकिन हां सोशल मीडिया पर जरूर उतर आए थे, वो मस्जिद आखिरकार टूटने लगी है। वो कौन सी मस्जिद है और उस मस्जिद को आज ही से तोड़ने का फैसला क्यों लिया गया? आज ही का दिन उस मस्जिद को तोड़ने के लिए आखिर मुकर्रर क्यों किया गया? इसे कौन तोड़ रहा है? प्रशासन तोड़ रहा है या खुद मस्जिद बनाने वाले तोड़ रहे हैं? सवाल बहुत सारे हैं और इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट से मिलने वाला है। मस्जिद टूटने का मतलब ये मत समझिएगा कि मस्जिद पर बुलडोजर चल गया जैसे लखनऊ में चला था, और ये भी मत समझिए कि यूपी और एमपी की तरह पुलिस प्रशासन का भारी दस्ता आया और मस्जिद को गिरा दिया। समझिए वही जो आपकी आंखों के सामने है। और आंखों के सामने है क्या? शिमला की संजौली मस्जिद। और छत पर चढ़कर मस्जिद तोड़ने की शुरुआत करते दो मजदूर। एक बार तस्वीर दिखा देते हैं। मजदूरों की टीम जो है वो पहुंच चुकी है और छत से मस्जिद को डिमोलिश करने का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर ही ये जो कार्य है वो डिमोलिश का कार्य वो सारा करेगी और कहीं ना कहीं अब जितने भी आसपास के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं संतुष्ट जो है वो नजर आ रहे हैं कि आखिरकार जिसे लेकर एक लंबा संघर्ष किया, काफी परेशानियों का उन्हें लगभग पिछले 8 से 10 सालों के बीच में होता रहा। आज वो कहीं ना कहीं दिन आ गया है कि मस्जिद कमेटी की ओर से आज डिमोलिश करने का कार्य जो है वो शुरू कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फिलहाल जो छत यहाँ से नजर आ रही है वहां से ये जो डिमोलिश कार्य है वो शुरू किया जा रहा है। संजौली मस्जिद की ये 3 मंजिल अवैध हैं, लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मस्जिद आज से ही क्यों तोड़ी जा रही है और इसे प्रशासन की जगह संजौली मस्जिद कमेटी खुद क्यों तोड़ रही है? तो अब जवाब भी जान लीजिए। मस्जिद आज से इसलिए तोड़ी जा रही है क्योंकि हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम के कमिश्नर को 8 सप्ताह में यानी 56 दिन के अंदर इस मामले को निपटाने का आदेश दिया है। और शिमला नगर निगम ने संजौली मस्जिद कमेटी को निर्देश दिया कि वो मस्जिद की अवैध 3 मंजिल तोड़ने का काम शुरू कर दें। इस बीच संजौली मस्जिद कमेटी ने मस्जिद तोड़ने के फैसले को लागू करने के लिए वक्फ बोर्ड को लेटर लिखा था, जिस पर वक्फ बोर्ड ने भी मस्जिद तोड़ने की इजाजत दे दी। वक्फ बोर्ड से इजाजत मिलने के बाद ही मस्जिद कमेटी ने अवैध मंजिलों को तोड़ने का काम शुरू किया। हमने कोर्ट से ये अपील की थी कि वो टाइम बाउंड मैनर्स में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को डायरेक्शन दे कि जो केस 2010 से पेंडिंग है और लास्ट 14 साल से डिसाइड नहीं हो पा रहा है, उसको डिसाइड करने के लिए डायरेक्शन दी जाए कॉरपोरेशन को। और आज हमारी जो रिट है वो कोर्ट ने अलाउड कर दी है और कोर्ट ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर को ऑर्डर किए हैं कि विद इन 8 वीक्स इस मेन केस को डिसाइड किया जाए। मस्जिद तोड़ने की शुरुआत छत से हुई। कमेटी के मुताबिक मस्जिद की 3 मंजिल तोड़ने का काम पूरा करने में कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे, 4 महीने भी लग सकते हैं। तो ये कोर्ट के ऑर्डर थे, इसमें परमिशन की वो तो नहीं थी, फिर भी इन्होंने एक लेटर लिखा था, तो वो लेटर हमने हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड में उसको इनको एनओसी दे दी है और इनको शनिवार को एनओसी दे दी गई थी। तो आज जैसे पता लगा है कि वो छत उठा रहे हैं, मतलब उन्होंने तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। तो कम से कम ज़्यादा 3-4 महीने का तो टाइम लग ही जाएगा ना जी, क्योंकि सबसे मेन तो फंडिंग की प्रॉब्लम है। अब पैसा जो चाहिए, अब पैसा जो होगा धीरे धीरे हमारे को अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा जी। लेकिन कोर्ट ने 2 महीने का समय दिया। हाँ, 2 महीने का टाइम दिया, फिर हम देखते हैं फिर आगे। मस्जिद कमेटी के सामने सबसे बड़ी परेशानी फंड की है, क्योंकि अवैध निर्माण गिराने में जो पैसे खर्च होंगे वो मस्जिद कमेटी को ही देने हैं। हालांकि शिमला में रहने वाले हिंदू समाज के लोगों ने इस काम में सहयोग का भरोसा दिया है, साथ ही मस्जिद तोड़े जाने पर खुशी जताई है। उनको फंडिंग की ज़रूरत है, तो मैं भी अपील करूंगा हिंदू संगठनों से कि आप आइए, इनको फंडिंग दीजिए। आने जाने की बहुत दिक्कत रहती थी यहाँ पे, मतलब खासकर शुक्रवार को इतना रश रहता था कि आप मतलब 2-2 घंटे वेट करना पड़ता था ऊपर नीचे आने जाने में कहीं पे भी, और अपने आप को सेफ नहीं फील करते थे, ना महिलाएं, ना ही बच्चे, ना ही बुजुर्ग, क्योंकि यहाँ पे ना एक मतलब वाइट टोपी पहन करके लोग सारे में फैल चुके थे।
स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हिंदू संगठनों ने संजौली मस्जिद के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया था, जिसका असर अब जाकर दिख रहा है। इस मामले पर अब आपको हिमाचल सरकार की राय भी सुना देते हैं। मस्जिद के लोग हैं वही उन्होंने कहा था, और उसका खुद ही जब उन्होंने कह दिया कि अगर कुछ अवैध है तो हम उसको तोड़ देंगे, तो अब जो हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई है, जो मस्जिद के प्रधान हैं, इमाम हैं, वो खुद चाहते हैं लीगल है, तो क्योंकि वो सौहार्द बना रहे हैं तो वो खुद उन्होंने किया, तो उसमें कोई सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। पहले तो जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है उसका वेलकम करता हूँ, जो उन्होंने वॉलंटरीली तरीके से अवैध जो भवन है और उसके जो अवैध पोर्शंस हैं, जो 3 फ्लोर है, उसको डिमोलिश करने का जो फैसला है उसको अमली जामा आज से पहनाना शुरू किया है। तो यही अपील है प्रदेश के लोगों से कि अच्छा माहौल बनाए रखें, इस तरीके की कोई भी परिस्थिति ना हो जिससे भाईचारा आपस में खराब हो। शिमला की संजौली मस्जिद का टूटना, इसे किसी मजहब के खिलाफ मुहिम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे अवैध निर्माण का टूटना कहा जाए तो यही सही होगा। और इस अवैध निर्माण को इसलिए तोड़ा जा रहा है ताकि देवभूमि में भाईचारा बना रहे। शिमला से जी मीडिया के लिए समीक्षा राणा की रिपोर्ट। दिल्ली में रविवार के दिन हुए धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। धमाके के वक्त जिस शख्स ने अपनी आंखों से इस धमाके को देखा, उसे जी न्यूज की टीम ने खोज निकाला है। इस बीच जांच एजेंसियों को एक टेलीग्राम पोस्ट भी हाथ लगी है और करीब 100 सीसीटीवी फुटेज भी अब अहम कड़ी साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनके जरिए उन 2 संदिग्धों की तलाश हो रही है जिन्हें जांच एजेंसियों ने देख लिया है। बस अब इनके गिरेबां तक हाथ पहुंचने भर की देर है। देखिए दिल्ली धमाके पर अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट। जब उस समय धमाका मेरे को सुना और खिड़कियों में कंपन आया और पक्षी उड़े, ब्लास्ट तो बड़ा था। मैंने फिर रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। काफी धुएं का गुब्बार था और गहरा धुआं था। संडे यानी छुट्टी वाले दिन दिल्ली को दहलाने आए उन 2 लोगों को जांच एजेंसियों ने देख लिया है, जिन पर शक है कि ये वही शख्स हैं जो दिल्ली के सीआरपीएफ स्कूल के पास दहशतगर्दी का ट्रेलर देने पहुंचे थे। आप देख सकते हैं पुलिस धमाके की जगह पर एक-एक इंच पर एक-एक सबूत जुटाने में लगी हुई है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के रोहिणी ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को मौके से मिला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दूसरा केमिकल क्लोरेट, जबकि घटनास्थल के रास्ते में आने वाले करीब 100 सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। खास बात यह भी है कि जांच एजेंसियों की शक की सुई 2 संदिग्धों पर आ गई है। ये वो 2 शख्स हैं जिनकी धुंधली तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स सफेद रंग की टी-शर्ट पहने दिखाई दिया है। पुलिस अब इस संदिग्ध शख्स की तलाश कर रही है। पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिरकार में ये संदिग्ध शख्स कौन था, इसका क्या मकसद था और मौके वारदात पर किस इरादे से आया था। पुलिस के सामने चुनौती ये भी है कि इन 2 लोगों के चेहरे धुंधले दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही इनके सच का खुलासा होगा, धमाके के पीछे का मकसद भी साफ होता दिखेगा। जांच एजेंसियों की नजर एक-एक फुटेज पर है, एक-एक तस्वीर पर है। दीवार में हुए छेद से लेकर साजिश के तार जोड़ने तक तफ्तीश जारी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक स्कूल की दीवार के पास पॉलिथीन बैग में विस्फोटक रखा गया था और फिर उस बैग को 1 फीट गहरे में छिपा कर रखा गया था और उसके बाद उसे कचरे से ढक दिया गया ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े। अब आपको धमाके के वक्त मौजूद एक शख्स से मिलाते हैं जो उस वक्त वीडियो बना रहा था। वो क्या कहते हैं, जरा वो सुनिए। जब उस समय धमाका मेरे को सुना और खिड़कियों में कंपन आया और पक्षी उड़े,
तो वो देख के मैंने फिर रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। काफ़ी धुएं का गुब्बार था और गहरा धुआं था, तेज था काफ़ी धमाका। और जब भी वहाँ से लेकर मेरा ख्याल ये 3000-2000 मीटर का फासला है और ये खिड़कियाँ में कंपन आया तो ब्लास्ट तो बड़ा था। इस बीच दिल्ली स्कूल ब्लास्ट की जिम्मेदारी खालिस्तानी संगठन ने टेलीग्राम पर ली है। ये पोस्ट टेलीग्राम पर जस्टिस लीग इंडिया ग्रुप नाम से आया था, जिसके बाद पुलिस ने टेलीग्राम से भी जानकारी मांगी है। सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी खालिस्तानी संगठन ने ली है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के पास सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाना है क्या जांच भटकाने के लिए ऐसी जिम्मेदारी ली गई है या फिर इस धमाके का गुनहगार कोई और भी है। वैसे जांच एजेंसी अपनी जांच का दायरा बढ़ा चुकी है। अकेले खालिस्तानी संगठन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान आईएसआई एंगल और नक्सली साजिश का भी एंगल खंगाला जा रहा है। पिछले 10-12 साल से कोई दिल्ली में कोई आतंकवादी घटना यानी बम ब्लास्ट या कोई ऐसी घटना हुई नहीं जो सीरियस मानी जाए। तो अभी इस लल पीरियड के बाद मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से कोई एक उग्रवादी संगठन कोई एक्टिव है, जो कि उसमें खालिस्तानी एंगल भी हो सकता है, पाकिस्तानी एंगल भी हो सकता है, J&K के ग्रुप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरी ओर आईईडी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के सीआरपीएफ अधिकारियों ने ग्राउंड असेसमेंट भी किया है। वहीं एनएसजी की बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपने की तैयारी कर रही है। वैसे बच्चे रोजाना की तरह सुबह अपने स्कूल पहुंचे और पढ़ाई करने के बाद वापस घर लौट रहे थे। अभिभावकों को सुरक्षा एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। बच्चों को बिल्कुल भी डर नहीं है, तो हमें तो डर होने का मतलब नहीं बनता है। दूसरा, हमें जांच एजेंसियों पे पूरा भरोसा है। बच्चों में कोई किसी प्रकार का फियर नहीं है, बच्चे बिल्कुल निर्भीक है। इसको लेकर कोई भी डर नहीं है बच्चों की संख्या में कोई ऐसा फर्क नहीं। ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ऑलरेडी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है, सीआरपीएफ के लगे हुए हैं इधर। स्कूल सामान्य दिनों की तरह खुले हैं, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों को बड़े खतरे से निपटने के लिए और पैनी नजर रखनी होगी। दिल्ली से प्रमोद शर्मा और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी उपचुनाव से पहले अब बहराइच पर बीजेपी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप मढ़ते हुए कहा है कि बहराइच में जो हिंसा हुई वो सब चुनाव के चलते हुई है, जबकि बीजेपी ने भी जुबानी जंग तेज कर दी है। इस बीच हाईकोर्ट के फैसले से बहराइच के 29 घरों पर बुलडोजर वाला एक्शन अगले 15 दिनों तक नहीं होगा, जहां योगी प्रशासन बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया। तो क्या बहराइच में उस दिन जो कुछ भी हुआ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के मुताबिक आगामी चुनाव की वजह से हुआ है? हिंसा को हवा इसलिए दी गई ताकि इससे चुनाव में फायदा मिल सके। अखिलेश यादव बीजेपी पर तीखे सियासी हमले कर रहे हैं कि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। भले ही सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब तक अखिलेश यादव पर सीधा हमला नहीं बोला, लेकिन योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लगे हाथ अखिलेश यादव पर जमकर पलटवार किया है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि जिस दिन दंगाई समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे उस दिन अखिलेश की पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। श्री अखिलेश यादव जी के पास बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिनके शासन काल में उत्तर प्रदेश एक भी दिन दंगा मुक्त नहीं रहा है। जहां अपराध होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के किसी नेता का हाथ होगा। आपको बता दें कि यूपी में 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव हो रहे हैं, जहां माना जा रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व और विकास पर चुनाव मैदान में उतरी है, तो वहीं सपा पीडीए कार्ड खेल रही है। दूसरी ओर बहराइच में हुई हिंसा के बाद ग्रामीणों को जारी किए गए नोटिस के बाद हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर 15 दिनों की रोक लगा दी है। 23 जो परिवार थे उनको 3 दिन की मोहलत दी थी। अब इस मोहलत को स्थगित करके 15 दिन की हाईकोर्ट ने राहत दी है, यानी कि 15 दिनों तक जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो नहीं की जाएगी और आने वाले 3 दिनों के बाद इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो की जाएगी, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। कोर्ट के फैसले के बाद बहराइच के लोगों ने फिलहाल राहत की सांस ली है। रोक लग गई तो ठीक हुआ, जैसे 15 दिन की मोहलत मिली है तो लोग जैसे तोड़ रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो बंद हो गया, तो इसके लिए तो हम भी जो है खुश हैं। अच्छा रोक लगा दी, बहुत अच्छा।
और ये तो तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए ना, बढ़िया ठीक है, ना टूटे फूटे, परेशानी होगी। कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता इसे न्याय बता रहे हैं कि जिन लोगों को 23 लोगों को नोटिस दी गई है उनको 3 दिन न करके 15 दिन का मौका दिया जाए ताकि वो अपना पक्ष रख सके। इसका ये इनडायरेक्ट रूप से मतलब ये हुआ है कि 15 दिवस का ये स्टे है, 15 दिवस तक कम से कम अब बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक मानी जाएगी। लेकिन अब कोर्ट के फैसले पर भी जुबानी जंग सियासी हो गई है। कोई सांप्रदायिक दंगा हो नहीं रहा है, दंगा कराया गया है। आपने सबने देखा है दंगा क्यों हुआ, देखा नहीं तो फिर कौन किसकी वजह से हुआ? किसी के घर पर चढ़ के उसकी रेलिंग तोड़ दो, उसके झंडा उतार के भगवा झंडा लगा दो, जिम्मेदार कौन? हाई कोर्ट का कोई निर्णय आया है, अब सरकार अपना पक्ष रखेगी कि वो क्यों गिरा रहे थे। सरकार अपना पक्ष रखेगी तो ये मामला कोर्ट में है, इस पर बोला नहीं जाता। साफ है बहराइच पर अब सियासी माहौल ज्यादा गर्म है, क्योंकि अब बहराइच के हिंसा को सियासी चश्मे से देखना शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, फिल्मों की शूटिंग में क्या होता है, लाइट, कैमरा और एक्शन, ऐसे बोला जाता है ना। लेकिन योगी राज में होने वाले एनकाउंटर के दौरान अब लाइट, कैमरा और एनकाउंटर बोला जाएगा। यह खबर एनकाउंटर से जुड़ी तो है, लेकिन है बिल्कुल नई। और हां, जिस तरह फिल्मों में नकली एनकाउंटर की शूटिंग होती है, उस तरह यूपी में नहीं होने वाला है। यहां एनकाउंटर भी असली होगा और शूटिंग भी बिल्कुल असली होगी। पुलिस के ऊपर लाइट, कैमरा, एनकाउंटर। योगी सरकार लंबे वक्त से अपराधियों को पकड़ने से पहले चेतावनी देती है, और अगर वो नहीं मानते तो उन्हें एक टांग पर खड़ा करने के लिए मजबूर कर देती है। योगी की फोर्स एनकाउंटर करते वक्त जात पात नहीं देखती, लेकिन अपराधी की क्राइम कुंडली देखकर उसे पकड़ने में दिन रात एक कर देती है। लेकिन अब सुल्तानपुर और बहराइच में हुए एनकाउंटर पर सवाल उठने के बाद योगी सरकार ने अपराधियों का एनकाउंटर करने की नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक एनकाउंटर में मौत या घायल होने पर घटना स्थल की वीडियोग्राफी करवाना जरूरी होगा। साथ ही एनकाउंटर में अपराधी के मारे जाने पर 2 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। अपराधी की मौत होने पर सूचना तुरंत उसके परिजनों को दी जाएगी। फॉरेंसिक टीम भी घटना स्थल का निरीक्षण करेगी। यही नहीं, जांच अब उस इलाके की पुलिस नहीं करेगी जहां का ये थाना क्षेत्र लगता है। आपको बता दें कि बहराइच में राम गोपाल की हत्या में शामिल आरोपियों और सुल्तानपुर डकैती में इनामी अपराधी मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए थे। बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है, इसका नाम दिया है हाफ एनकाउंटर या टांग पे गोली वाला एनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले एनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी एनकाउंटर हैं। जबकि यूपी के डीजीपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो कोई ट्रिगर हैप्पी फोर्स नहीं है, यानी उन्हें इस काम में मजा नहीं आता। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर पर बयान देते हुए बताया है कि कैसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाने के लिए उन्हें सख्त कदम उठाने पड़े। योगी सरकार में पहली बार 2017 में मंसूर पहलवान का एनकाउंटर हुआ था। तब से कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ ये सिलसिला जारी है। 20 मार्च 2017 से 5 सितंबर 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक यूपी पुलिस ने कुल 12,964 एनकाउंटर की जानकारी दी है। इसमें 207 संदिग्ध अपराधियों की मौत हुई है और 27,117 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। इन एनकाउंटर में 1,601 अपराधी घायल हुए, यानी औसतन हर 13वें दिन एक वांटेड क्रिमिनल का एनकाउंटर हुआ। प्रदेश में अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 77,811 पायनेसे के अंतर्गत 923 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। माफिया और अपराधी गिरोहों के 68 मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 31 माफिया था उनके 66 सहयोगियों कुल 97 को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा दिलाई गई।
आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि केवल अपराधी ही मारे गए। इस दौरान योगी फोर्स के 17 पुलिस वाले भी शहीद हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक समय यूपी में टोंटी चोरी को लेकर के जमकर राजनीति हुई थी, याद होगा आपको। उसका कनेक्शन अखिलेश यादव से जुड़ा था। अब एक समाजवादी पार्टी नेता का नाम बिजली चोरी से जुड़ गया है। पश्चिमी यूपी के संभल जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बिजली चोरी पकड़ी गई है। आरोप लगा है समाजवादी पार्टी के नेता पर, जिसके बाद बिजली विभाग ने एसपी नेता पर बिजली चोरी का केस भी दर्ज करवा दिया है। कार्यालय का बैनर लगा है, उस पर लिखा है नई हवा है नई सपा है। साथ में अखिलेश यादव की फोटो लगी है और छोटी फोटो समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान की। इन्हीं फिरोज खान पर बिजली चोरी का आरोप लगा है। मामला पश्चिमी यूपी के संभल जिले का है, जहां बिजली विभाग की टीम ने समाजवादी पार्टी के नेता के दफ्तर में बिजली चोरी पकड़ ली। दफ्तर में बकायदा एसी लाइटें चल रही थी, लेकिन उसका कोई बिजली बिल नहीं आ रहा था, क्योंकि एसपी नेता ने बिजली का कनेक्शन नहीं ले रखा था और कटिया मारकर बिजली चोरी कर रहा था। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बिजली विभाग की टीम ने समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर रेड करके बिजली चोरी का बड़ा मामला पकड़ा है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर कटिया कनेक्शन डाल करके बिजली इस्तेमाल की जा रही थी। मैं इस समय समाजवादी पार्टी के कार्यालय से कुछ दूरी पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं वहां काफी दूरी पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, जहां पर ये बिजली चोरी करके वहां पर बिजली चोरी से बिजली इस्तेमाल की जा रही थी। बिजली विभाग का दावा है कि एसपी नेता के कार्यालय में कई सालों से कटिया डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। जांच के दौरान समाजवादी पार्टी में बगैर कनेक्शन के 4 किलोवाट से ज्यादा का लोड मिला, जिस पर बिजली विभाग ने पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। हम लोग इधर सरातेन के पास मेन रोड पे भैजोई रोड पे हम लोग चेकिंग वैन कर रहे थे, तो वहाँ पे एक छपा कार्यालय है, तो वहाँ पे डाय चोरी पाई गई और उसी से और भी हम लोग पीछे गए तो कई दो फैक्ट्री और भी चलती पाई गई, जिनमें लगभग 8 किलोवाट की चोरी पाई गई हमारे हॉस्पिटल। उन पे हम लोग उस पे हमारे एंटी थेफ्ट थाने पे FIR हम लोग दर्ज करा रहे हैं। बिजली विभाग समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान से जुर्माना वसूलने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले बिजली विभाग की टीम ने बीएसपी नेता और मायावती सरकार में मंत्री रह चुके अकीलुर रहमान वर्क के घर पर बिजली चोरी पकड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से जुड़ी आज की स्पेशल रिपोर्ट अब हम आपको दिखाते हैं। उपचुनाव में आखिर जीत का फॉर्मूला क्या है? क्या योगी को जीत का फॉर्मूला मिल गया है? योगी के पास PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का तोड़ क्या है? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया। अखिलेश के पीडीओ को चुनौती देगी बीजेपी। समाजवादी पार्टी को दंगों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उपचुनाव में राहुल का जाति कार्ड भी नहीं चलेगा। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी और 1 सीट पर RLD। 8 सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। हाईकमान की मुहर भी लग चुकी है। योगी ने उपचुनाव के लिए इस बार ऐसी लिस्ट बनाई जो अखिलेश के PDA कार्ड को तो चुनौती देगी ही, राहुल गांधी के जाति कार्ड को भी टक्कर देगी। 8 सीटों पर ज्यादातर प्रत्याशी या दावेदार पिछड़ा और दलित समुदाय से आते हैं। बीजेपी ने सामान्य सीट पर दलित और पिछड़ा प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने लोकसभा में जाति कार्ड खेलकर बड़ा उलटफेर किया था। अब बीजेपी उपचुनाव में उसका जवाब देना चाहती है। योगी पहले ही वोटर्स को हिंदुत्व के नाम पर एकजुट कर रहे हैं। हिंदुओं में कटोगे तो बंटोगे का संदेश दिया जा रहा है। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे। तो वही अखिलेश दंगे और एनकाउंटर पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं उपचुनाव की वजह से दंगा कराया गया। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। बहराइच की एक तहसील महसी के कस्बे महाराजगंज में हिंसा की कोशिश को समाजवादी पार्टी दंगा साबित करने पर तुली हुई है, जबकि सच ये है कि अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए
उत्तर प्रदेश के अधिसंख्य जिलों में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। समाजवादी पार्टी को दंगों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। समाजवादी पार्टी चाहती थी कि उत्तर प्रदेश कैसे सांप्रदायिक दंगों की आग में जले, इसलिए समाजवादी पार्टी के तमाम नेता लगातार आग में घी डालने का प्रयास करते हैं। अखिलेश ने बहराइच पर काफी माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन हिंदू युवक की जघन्य हत्या की तस्वीरों ने विपक्ष की सियासत पर पानी फेर दिया और योगी ने अखिलेश की कोशिश कामयाब नहीं होने दी। अखिलेश को सिर्फ यही झटका नहीं लगा, बीजेपी INDIA अलायंस पर भी सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि खबर है कांग्रेस उपचुनाव से किनारा कर रही है और इसकी वजह है कांग्रेस को मनमाफिक सीट नहीं मिलना। ऐसे में अब बीजेपी माहौल बना सकती है कि अलायंस सिर्फ लोकसभा के लिए था, अब 2 लड़कों की जोड़ी टूट चुकी है। लगातार बातचीत हो रही है, हो जाएगी, बातचीत करेंगे। तरीके से राहुल गांधी के समझ में आ गया कि वो दोनों सीटें हार जाएंगे और वो हार का ठीकरा अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, इसलिए वो मैदान छोड़कर भाग गए। लेकिन कांग्रेस जो भगी है वो डर कर भगी है। अखिलेश के बयान और कांग्रेस नेताओं के रुख से लग रहा है कि उपचुनाव में गठबंधन नहीं टिकेगा। समाजवादी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, जिससे बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है। अलायंस को फेल बताकर कैंडिडेट लिस्ट से पिछड़ा दलित कार्ड खेल सकती है। इतना ही नहीं, बीजेपी आने वाले उपचुनाव में SP पर परिवारवाद का भी आरोप लगा सकती है, क्योंकि अखिलेश ने करहल सीट से अपने चचेरे भाई तेज प्रताप को टिकट दिया, जिन्होंने आज नामांकन भी दाखिल कर दिया। अब अखिलेश यादव और विपक्ष मिलकर बीजेपी की इस रणनीति को कैसे चुनौती देते हैं? क्या अखिलेश लोकसभा के नतीजों को दोहराएंगे या बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग में फंसकर हरियाणा में कांग्रेस जैसा हाल करवाएंगे? इन सवालों का जवाब बहुत जल्द पता लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया है। उनका यह आरोप उत्तराखंड के चमोली की घटना को लेकर है, जहां मुस्लिमों को शहर छोड़ने की डेडलाइन दे दी गई है। डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म हो रही है, यानी अभी करीब 70 दिन का समय बचा हुआ है। चमोली के लोगों के लिए यह मुद्दा डेमोग्राफी और अपराध से जुड़ा हुआ है, जबकि ओवैसी साहब के लिए यह मुद्दा मजहब और वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। देवभूमि का एक शहर इन दिनों मुस्लिमों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। हजारों की आबादी वाले चमोली ने भाईजान के लिए डेडलाइन तय कर दी है। 15 मुस्लिम परिवारों को करीब 2.5 महीने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। दरअसल चमोली में आए दिन अपराध की घटनाओं से परेशान होकर व्यापारियों ने प्रस्ताव पास किया है, जिसके मुताबिक मुसलमानों का सामूहिक बहिष्कार करने कहा गया है। साथ ही 31 दिसंबर तक मुस्लिम परिवारों को शहर छोड़ने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। मुस्लिम परिवारों को दुकान या मकान किराए पर देने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है और मकान मालिकों पर 10,000 का जुर्माना भी लगाए जाने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायतों में मुस्लिम समुदाय के लोग फेरी नहीं लगाएंगे। क्या पुलिस प्रशासन की देख-रेख में क्या कोई भी बाहर का आदमी आकर हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को, किसी को भी छेड़ के चला जाएगा? प्रस्ताव पास करने से पहले व्यापारियों ने रैली निकाली और फिर बैठक में मुस्लिमों को लेकर फैसला लिया गया। अब इस हैरान करने वाले फैसले की हिस्ट्री भी जान लीजिए। दरअसल कुछ दिनों पहले चमोली में नाबालिग से छेड़छाड़ की गई थी, जिसमें एक मुस्लिम शख्स का नाम आया था। गौचर में भी सांप्रदायिक झड़प हुई थी, जिसमें बाहरी मुस्लिमों ने बाजार में मारपीट की थी। इन घटनाओं को लेकर हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़का हुआ है और ये जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं ये एकत्रित बहुत जल्दी होते हैं और हमला करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते हैं। तो इस मानसिकता के खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है। ये सारे पहाड़ी लोग एकजुट हो गए, सबने अपनी दुकानें बंद कर ली है और ये बिल्कुल सही बात भी है। एक मैसेज है दोबारा से, क्योंकि इससे पहले भी 2 साल पहले लव जिहाद का एक मैटर गौचर से हुआ था, जिसमें सारे पहाड़ी एकत्रित हुए थे। आपराधिक वारदात से परेशान व्यापारियों ने ऐसा प्रस्ताव पास किया तो पॉलिटिक्स भी हावी हो गई। ओवैसी ने सख्त ऐतराज जताते हुए बीजेपी सरकार से सवाल पूछा कि ये वही उत्तराखंड है जहां की सरकार समानता के नाम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रही है। क्या चमोली के मुसलमानों को समानता और सम्मान से जीने का हक नहीं है? फिलहाल चमोली में माहौल तनावपूर्ण है, जिसे देखते हुए पुलिस पहरा दे रही है।
बाहरी राज्यों से आए लोगों का सत्यापन भी शुरू कर दिया है। वहीं पूरे मामले पर स्थानीय लोगों का कहना है, रैली के माध्यम से ये कहा गया था कि बिना सत्यापन के रहने वाले लोग 31 दिसंबर तक सत्यापन करवा दें। हालांकि सच क्या है और झूठ क्या, ये तो प्रशासन की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। मगर इतना जरूर है कि देवभूमि में मियां मुस्लिम के मुद्दे पर सियासत हावी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के जिस इलाके में दशकों से आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई, वहां बीती रात आतंकवादियों ने बड़ा हमला कर दिया। आतंकी हमले में 7 लोगों की जान चली गई। पहली बार किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को निशाना बनाया गया है। गांदरबल हमले के पीछे टेरर तिकड़ी, ये जो आप देख रहे हैं, ये तिकड़ी है जाकिर नाइक, हाफिज सईद और शेख सज्जाद गुल की। क्या जाकिर नाइक ने गांदरबल में हमले का आइडिया दिया? क्या हाफिज सईद ने उस आतंकी हमले का ऑर्डर दिया और शेख सज्जाद गुल ने उस आतंकी हमले को अंजाम दिया? जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान में है, वहां का राजकीय मेहमान बनकर आराम फरमा रहा है। मुमकिन है कि उसी ने आतंकी हमले का ये आइडिया दिया हो। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने से बौखलाए आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को दहला दिया। वक्त रात 8:30 बजे, जगह गांदरबल, जम्मू कश्मीर। गांदरबल में बन रहे जेड मोड टनल प्रोजेक्ट से जुड़े कर्मचारी रोज की तरह खाने के लिए मेस में इकट्ठा हुए थे। तभी हथियारों से लैस 3 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अचानक हुई फायरिंग से लोग सहम गए। हमला करने वाले आतंकी मौके से फरार हो गए। भागते आतंकियों ने इलाके में दहशत फैलाने के मकसद से 2 गाड़ियों में भी आग लगा दी। भागते आतंकियों ने जेड मोड टनल के पास भी 2 लोगों की हत्या कर दी। गांदरबल आतंकी हमले में कुल 7 लोगों की जान चली गई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले के पीछे क्या जाकिर नाइक का दिमाग है? ये सवाल उठाने की वजह आपको एक वीडियो से समझाते हैं। ये 18 अक्टूबर का वीडियो है, जिसमें भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक कुछ लोगों को गले लगाता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों को गले लगा रहा है वो आतंकवादी हैं, और वो भी लश्कर-ए-तैयबा के। पाकिस्तान में राजकीय मेहमान बनकर पहुंचे जाकिर नाइक ने लश्कर कमांडर मुजम्मिल इकबाल हाशमी, मोहम्मद हारिस धर और फैसल नदीम से मुलाकात की। इन तीनों को अमेरिका ने 2008 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया था। लश्कर के आतंकियों से जाकिर नाइक मिला और 48 घंटे बाद ही गांदरबल में आतंकी हमला हो गया। और आतंकी हमला किया है लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने। ये लश्कर का ही मुखौटा आतंकी संगठन है। सवाल ये उठ रहा है कि कहीं जाकिर नाइक ने ही तो आतंकी हमले के लिए लश्कर-ए-तैयबा के असली आका हाफिज सईद को आतंकी हमले का ऑर्डर तो नहीं दिया। वैसे भी जाकिर नाइक अपनी तकरीरों में आतंकी हमले को जायज करार दे चुका है। जम्मू गांदरबल में आतंकी हमला कर आतंकियों ने सीधे सीधे उमर अब्दुल्ला की सरकार को चुनौती दी है, क्योंकि हमला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के विधानसभा क्षेत्र में अंजाम दिया गया। आपको हम ग्राउंड जीरो से केवल 100 मीटर की दूरी पर जो बैरक्स है जहां पर हमला हुआ है वहां वो बैरक्स दिखा रहे हैं। और इस तरफ अगर मैं आपको बताऊं, जो रास्ता जा रहा है वो जेड मोड टनल को जा रहा है, और वही रास्ते से सामने जो इस तरफ जो एक टावर दिख रहा है, और टावर के नीचे ऑरेंज कलर की एक बिल्डिंग दिख रही है, वहाँ से जेड मोड की एंट्री है। जो हमला हुआ है वो चौंका देने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं इस इलाके में पिछले 20 वर्षों से इस किस्म की कोई घटना देखने को नहीं मिली है, और आज इस तरह का हमला होना पूरे इलाके को उसने चौंका दिया है। गांदरबल में 1 दशक तक कोई आतंकी हमला नहीं हुआ था। अब नई सरकार बनते ही वहां आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। हमले के पीछे आतंकियों के 3 मकसद थे। पहला मकसद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के काम को रोकना, दूसरा मकसद गैर कश्मीरियों को निशाना बनाना,
तीसरा मकसद उमर सरकार को यह बताना कि उनकी पहुंच नए इलाके तक हो चुकी है। आतंकियों ने जेड मोड़ टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे लोगों पर आतंकी हमला किया। जाहिर है प्रोजेक्ट में काम करने वाले ज्यादातर लोग जम्मू कश्मीर के बाहर हैं और इसी वजह से आतंकियों ने इस प्रोजेक्ट को निशाना बनाया। आतंकी हमले में मारे गए 3 लोग बिहार के, 1 पंजाब और 1 मध्य प्रदेश के थे। बाकी 2 लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। आतंकियों ने डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर और मजदूरों को टारगेट किया है। तगड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। उनके परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। एसआरई में भी 6 लाख रुपए हर परिजन को दिया जा रहा है और भी SRO 43 में जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनके लिए नौकरी का प्रबंध कैसे होगा ये जल्द देखा जाएगा। पड़ोसी के पेट में दर्द ज्यादा है, इस तरह की कोशिशें करेगा लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गांदरबल आतंकी हमले की TRF ने जिम्मेदारी ली है। वो अक्सर कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरियों को निशाना बनाता है। टारगेट किलिंग के जरिए घाटी में दहशत फैलाता है। आतंकी हमले के बाद जम्मू में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पुतले जलाए। पूरा जम्मू कश्मीर है, देश है, वो लगातार इस शहादत पर दुखी है। इनकी निर्मम हत्या जो की गई है उस पर दुखी। आप देखिए लगातार जो तिरंगे झंडे लेकर जो हमारे लोग हैं वो लगातार पहुंचे हुए हैं और इसी तरह से सभी जो चाहते हैं कि किस तरह से जो पाकिस्तानी जो आतंकवादी है, पाकिस्तान जो लगातार आतंकवाद को यहाँ पर शरण दे रहा है, उसे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो चोट पहुँचाई जा सके, बड़ा नुकसान जो है उसे दिया जा सके। देख सकते हैं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनका पुतला यहाँ पर लिया हुआ है, उनकी तस्वीरें, और नो टॉक्स विद पाकिस्तान, ये मैसेज जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। गांदरबल में आतंकी हमला करने के बाद कायर आतंकी जंगलों में फरार हो गए। उन्हें तलाशने के लिए सुरक्षा बलों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। सुरक्षा में कमी का फायदा उठाकर आतंकियों ने जो करतूत की है उसकी सजा भारतीय सेना उन्हें जल्द ही देगी। जम्मू से रजत वोहरा के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, गांदरबल। देखिए, पिछले कुछ समय से आतंकवादी उन इलाकों में हमला बोल रहे हैं जहां आतंकी हमले दशकों से नहीं हुए थे। जम्मू के कई इलाके जहां आतंकियों का सफाया हो गया था, वहां आतंकियों की पहुंच ने सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ा दी है। इन आतंकी हमलों की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान में छिपा बैठा आतंकी हाफिज सईद है। जब तक उसका इलाज नहीं होगा तब तक लश्कर तैयबा या फिर TRF का सफाया नहीं हो सकता। ऐसे में जरूरी है कि हाफिज को सिनवार जैसी सजा मिले। इस ड्रोन से लिए गए वीडियो में जो शख्स दिख रहा है वो हमास का मुखिया सिनवार था, जिसे 17 अक्टूबर को इजराइल ने एयर स्ट्राइक हमले में घायल कर दिया था। इस वीडियो में सिनवार बुरी तरीके से घायल है और इस वीडियो में उसके जिंदा होने का सबूत मिलते ही इजराइल की सेना ने उस पर फिर से स्ट्राइक कर उसे मौत दे दी। सवाल यह है कि ऐसी हालत भारत के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद की कब होगी। गांदरबल के गगनगीर इलाके में आतंकी हमला हुआ तो फिर से भारत के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद का नाम घूमने लगा। आतंकी हमला द रेजिडेंट फ्रंट ने अंजाम दिया है। TRF लश्कर तौयबा का ही एक संगठन है और लश्कर तौयबा की कमान एक वक्त में हाफिज सईद के हाथों में हुआ करती थी। हाफिज सईद पहले लश्कर तौयबा को चलाता था, लेकिन जब लश्कर पर अंतर्राष्ट्रीय बैन लगा तो उसने अपना अलग संगठन बना लिया जिसका नाम है जमात-उद-दावा। गांदरबल में आतंकी हमले के बाद से फिर से आतंकियों के आका पर स्ट्राइक की मांग उठने लगी है। इसलिए मारा पीसफुल चुनाव हुए। क्यों मारा? इसलिए मारा कि मैक्सिमम जनता ने चुनाव के अंदर भाग लिया। कश्मीर ने जो पाकिस्तान ने प्लान करा था नस्ल नबूद हो गया। लेकिन अब रशिया के अंदर ब्रिक्स की मीटिंग है, 2 टुक बात हमला, कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी गांदरबल हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का हाथ मान रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उन्हीं की सरकार है और अब तो फारूक कह रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? मैं
पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। फारूक अब्दुल्ला ये अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान ही जम्मू में आतंक फैलाने का षड्यंत्र रचता आया है और उसी पाकिस्तान में छिपा हुआ है। भारत ने कई बार पाकिस्तान से हाफिज को भारत को सौंपने की मांग की है, लेकिन पाकिस्तान हर बार आतंकी के सामने ढाल बन गया। पाकिस्तान ने दिखावे के लिए उसे कुछ साल पहले गिरफ्तार भी किया था, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI तो जेल को ही उसका आरामगाह बना देती है। फिलहाल हाफिज सईद अंडरग्राउंड है, उसके चारों ओर ISIS का सुरक्षा घेरा है। पाकिस्तानी मीडिया में भी उसकी खबर नहीं आती। ऐसे में सवाल है कि भारत का पड़ोसी देश में घुसकर आतंकी हाफिज सईद को उसके गुनाहों की सजा इजराइल मॉडल से देगा। रजत वोहरा, जी मीडिया, जम्मू। देखिए, गांदरबल आतंकी हमले में 7 लोगों की जान लेने वाला शख्स है शेख सज्जाद गुल। आतंकी शेख सज्जाद गुल TRF का सरगना है। गांदरबल हमले का मास्टरमाइंड सज्जाद गुल को ही माना जा रहा है। गुल के इशारे पर लोकल आतंकवादियों ने गैर कश्मीरियों पर हमला किया। दरअसल सज्जाद गुल ने ही TRF का गठन किया है। पिछले कुछ सालों से TRF कश्मीर में टारगेट किलिंग कर रहा है। कश्मीर के इलाकों में बेहद सक्रिय है TRF। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में हुए आतंकी हमले में मारे गए परिवार वालों का दर्द इतना है कि अब उनकी दुनिया उजाड़ देने वाले आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना जरूरी हो गया है। पूरा परिवार सदमे में है। त्योहार के दिनों में अपनों को खो देने वाले परिवार को कब मिलेगा इंसाफ, अब यह सवाल और भी बड़ा हो गया है। किसी का करवा चौथ के दिन सुहाग उजड़ गया तो किसी का बेटा अब कभी नहीं लौटेगा। बच्चों का अपने पिता का दिवाली से पहले लौटने का इंतजार अब कभी पूरा नहीं होगा। आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए इन लोगों की लिस्ट देखकर मानो पूरा देश रो रहा हो। मधेपुरा के रामपुरलाही गांव से मोहम्मद हनीफ रोजी रोटी के लिए कश्मीर गए थे, लेकिन उन्हें आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया। उनका परिवार गम में डूबा है। कल के खाना खाए रूम से निकल होटल तो गोली लग गई। गुरदासपुर के साखोवाल गांव के रहने वाले गुरमीत सिंह भी कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए। कई सालों से सेना के साजो सामान को इधर से उधर ले जाने का काम करने वाले गुरमीत सिंह के घर मातम पसरा है। आपको बता दें कि आतंकियों के निशाने पर मजदूर और सेना के काम से जुड़े लोगों की नहीं बल्कि डॉक्टर, मैनेजर और इंजीनियर की भी हत्या कर दी गई। ये वो लोग थे जो जम्मू कश्मीर के विकास के कामों में लगे थे। कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? कश्मीर के गांदरबल इलाके में हुए आतंकी हमले में जम्मू के शशि अबरोल की निर्ममता से हत्या कर दी गई। शशि पिछले 7 सालों से कश्मीर में आर्किटेक्ट के तौर पर काम कर रहे थे। दुख की बात यह है कि उनके परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है, पूरी रात हम तड़पते रहे, पूरी रात हम तड़प रहे हैं। पूरी रात के वो भाभी बेचारी ने ना खाना खाया, कल करवा चौथ थी, ना कुछ। उसकी छोटी बेटी है बेचारी की, एक बेटा भोपाल में, अभी उसको पता ही नहीं है, बेटे को पता ही नहीं है। अभी तक नहीं हमने उसको बताया कि तेरे पापा के साथ हुआ। ऐसे ही मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रहने वाले एक इंजीनियर की भी गोली लगने से मौत हो गई। इंजीनियर अनिल शुक्ला के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कैथा स्थित मृतक अशोक चौहान के घर भी कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने उसे जासूस मानकर गोलियां मारी थी। अब अशोक की पत्नी की हिम्मत जवाब दे चुकी है, क्योंकि
आगे की जिंदगी कैसे कटेगी, उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है। कितने महीने पहले गए थे? पहले गए थे, फागुन में चला गया है। फागुन में चला गया था। छठ में आने वाला था। जी सर। क्या बोला था? कि छठ में घर जाएंगे, यही 10 तारीख को। अच्छा। सवाल है कि इनके 100 दर्दों का हिसाब कब तक चुकता होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में अब मंदिरों के लाउड स्पीकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी शोर बढ़ गया है। कांग्रेस मंदिरों में लाउड स्पीकर को बंद करने की बात कर रही है, तो बीजेपी इसे आस्था पर चोट बता रही है। दरअसल एक आईएएस अधिकारी के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सियासी लाउड स्पीकर बहुत ज्यादा लाउड हुआ है। क्या है ये पूरी खबर, देखिए। क्या सनातन धर्म को निशाना बनाया जा रहा है? क्या मस्जिदों में लाउड स्पीकर की पैरवी करने वाले मंदिरों में लाउड स्पीकर को लेकर नया संग्राम छेड़ रहे हैं? दरअसल आईएएस शैल बाला मार्टिन के मंदिरों के लाउड स्पीकर को लेकर पोस्ट पर बवाल मचने के बाद मामला सियासी हो गया है। आईएएस अफसर शैल बाला मार्टिन ने सवाल उठाया था कि क्या मंदिर में लगे लाउड स्पीकर से डिस्टर्बेंस नहीं होती। उन्होंने पोस्ट कर कहा था, मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर जो कई गलियों में दूर तक स्पीकर्स के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, जो आधी रात तक बजते हैं, उनसे किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होता। अब इस पर सियासत शुरू हो गई। सनातन धर्म सहज है, सरल है, सभी को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके आयोजनों पर इस तरह के निशाने नहीं लगाए जाने चाहिए। इस सरकार को देखना चाहिए और बीजेपी अपना काम करे। बीजेपी ये ना कहे कि धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। आईएएस मार्टिन ने भोपाल में डीजे पर तेज आवाज में बजने वाले भजनों पर भी आपत्ति जताई है, लेकिन मंदिरों के लाउड स्पीकर पर सवाल खड़े करने वाली ट्वीट पर सत्ताधारी बीजेपी भड़क गई है। आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी शैल बाला मार्टिन अभी मंत्रालय में है। वो प्रमोटी आईएएस अधिकारी भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत के एक पड़ोसी देश की हालत धीरे धीरे दूसरे पड़ोसी देश की तरह होती जा रही है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जिसकी हालत पाकिस्तान की तरह होती जा रही है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस जब से वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं, एक ना एक मुसीबत रोज आ रही है। अब बांग्लादेश में अंडे की किल्लत हो गई है, जिसके बाद भारत ने बांग्लादेश को 2 लाख से ज्यादा अंडे भेजे हैं। पाकिस्तान में महंगाई, अब बांग्लादेश में भी महंगाई। पाकिस्तान में अंडा महंगा, बांग्लादेश में भी अंडा बहुत महंगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की हालत एक जैसी है। राजनीति के साथ साथ महंगाई के मामले में भी दोनों देश एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। बांग्लादेश के लोगों को इन दिनों अंडा मिल ही नहीं रहा है। वजह अंडे की कीमत में आग लगी हुई है। इसी खबर के साथ देशहित में आज के लिए इतना ही। अब कल रात 8 बजे देशहित की तमाम खबरें लेकर फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।